हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यूज़पेपर रीडिंग आर्टिकल 23। आज का जो आर्टिकल है बहुत इंटरेस्टिंग है। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे। आज का जो आर्टिकल है कंपैरिजन है दो मूवमेंट्स के बीच में। एक मूवमेंट जो लगभग 100 साल पहले हुई, एक जो आजकल चल रही है किसान आंदोलन। तो उन दोनों के बीच में कंपैरिजन है। बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन सेक्शन में छपा था और इसका लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप इसको न्यूज़पेपर की साइट पर जाकर भी पढ़ सकते हैं। तो टाइटल है सेपरेटेड बाय ओवर 100 years, What connects पगड़ी संभाल जट्टा movement with the ongoing farmer protests? Separated by over 100 years का मतलब जिनमें अंतराल है, जिनमें टाइम गैप है 100 साल से भी ज्यादा का। What connects the पगड़ी संभाल मूवमेंट? क्या कनेक्ट करता है पगड़ी संभाल जट्टा मूवमेंट को, पगड़ी संभाल जट्टा आंदोलन को विद द ऑन गोइंग फार्मर प्रोटेस्ट का मतलब चलते हुए जो अभी चल रहे हैं फार्मर प्रोटेस्ट। तो क्या वो चीजें हैं जो इन दोनों आंदोलनों को जोड़ती हैं, जिनके बीच में लगभग 100 साल का गैप है, 100 साल का अंतराल है। शुरू करते हैं। A 1907 Ballad of Defiance has made a quiet comeback over a century later to inspire protesting Punjab farmers. एक 1907 का बैलेड, बैलेड किसको बोलते हैं? पोयम को बोलते हैं, सॉन्ग को बोलते हैं, जो सरल शब्दों में कोई कहानी बयान कर दे। तो 1907 का एक पोयम, एक सॉन्ग जो है ऑफ डिफायंस। डिफायंस क्या है? डिफायंस एक रवैया है जिसमें आप कहते हो कि हम नहीं मानते, हम नहीं स्वीकारेंगे, हम नहीं झुकेंगे। तो उस एटीट्यूड से रिलेटेड एक पोयम, उस एटीट्यूड को बयान करती है एक पोयम, एक सॉन्ग जो है हैज मेड अ क्वाइट कमबैक का मतलब चुपचाप से लौट के आया है ओवर अ सेंचुरी लेटर, लगभग एक सेंचुरी बाद, 100 सालों बाद। टू इंस्पायर, क्या करने के लिए? इंस्पायर करने के लिए, प्रेरित करने के लिए। किसको? विरोध करते हुए, प्रोटेस्टिंग यहाँ पर पार्टिसिपल है, विरोध करते हुए पंजाब के किसानों को। हु रिलेटिव प्रोनाउन हो गया जो, हु हैव डिग इन देयर हील्स। डिग इन देयर हील्स का मतलब जो है इडियम है, फ्रेज है। व्हेन यू डिग इन योर हील्स का मतलब तो आप क्या हो जाते हो? आप डिटर्मिन्ड हो जाते हो, अडिग हो जाते हो। आप बोलते हो हम नहीं मानेंगे, पीछे नहीं हटेंगे, अपना एटीट्यूड नहीं बदलेंगे, अपना ओपिनियन नहीं बदलेंगे, सहमत नहीं होंगे। ये डिग इन देयर हील्स जो है इडियम जो है एक्सप्रेस करता है। तो ये जो बैलेड है ये लौट के आया है 100 साल बाद इंस्पायर करने के लिए, प्रोटेस्ट करते हुए पंजाब के किसानों को, जिन्होंने डिग इन देयर हील्स कर लिया है। किसके खिलाफ? सेंटर के खिलाफ। एट दिल्लीज गेट्स, एट दिल्लीज गेट्स का मतलब आजकल देखो आप दिल्ली के जितने भी बॉर्डर हैं उन पे ये विरोध चल ही रहा है। पगड़ी संभाल जट्टा अ सॉन्ग बाय बांके दयाल, पगड़ी संभाल जट्टा जो कि गाना था बांके दयाल के द्वारा। द एडिटर ऑफ जंग सयाल वॉज इंट्रोड्यूस, ये सॉन्ग इंट्रोड्यूस किया गया था एट अ पेजेंट्स रैली। पेजेंट किसान को बोलते हैं, किसानों की एक रैली में। कहाँ पे? लयालपुर में, दैट ईयर, उस वर्ष। इट सून बिकेम एन एंथम, और जल्दी वो एक एंथम बन गया। अब एंथम में तो स्टूडेंट्स हमें बस अपना नेशनल एंथम पता है ना। तो सॉन्ग ऑफ डिवोशन जो होता है, जो अपने देश के प्रति होता है, उसको तो एंथम बोलते ही हैं, नेशनल एंथम बोलते ही हैं। एंथम का एक और मतलब भी होता है। एंथम वो पॉपुलर सॉन्ग है जो कॉमन सेंटिमेंट, जनरल सेंटिमेंट, एक पॉपुलर बिलीफ, पॉपुलर एटीट्यूड, लोगों की पॉपुलर मान्यता जो बयान करे उसको भी एंथम बोला जाता है। तो जल्द ही वो एक एंथम बन गया। एंथम बन गया मतलब जल्द ही वो एक पॉपुलर सॉन्ग बन गया जो लोगों की मन की बात जो था बयान करता था। दैट डिफाइंड द फार्मर्स एजिटेशन, जिसने परिभाषित किया किसानों के उस आंदोलन को अगेंस्ट 3 ब्रिटिश लॉज, जो कि 3 ब्रिटिश लॉज के खिलाफ थे। पहला था द दोआब बारी एक्ट, दूसरा था पंजाब लैंड कॉलोनाइजेशन एक्ट और तीसरा था पंजाब लैंड एलियनेशन एक्ट। तो ये जो सॉन्ग जो था, जो बांके दयाल द्वारा लिखा गया था, पगड़ी संभाल जट्टा, ये जल्द जो था ना लोगों के आंदोलन को बयान करने वाला एक गीत बन गया। लोगों के मन की बात को बयान, जो किसानों के मन की बात को बयान करने वाला एक गीत बन गया। और ये जो किसानों का जो आंदोलन था किसके खिलाफ था? इन 3 लॉज के खिलाफ था। द टेल्स ऑफ दैट अनरेस्ट, कहानियां उस अनरेस्ट की। अनरेस्ट क्या था? अनरेस्ट का मतलब यहाँ पर आप आंदोलन समझ लो, विरोध समझ लो, रिवेलियन समझ लो। तो उस आंदोलन की जो कहानियां थी, लेड बाय भगत सिंह, इस आंदोलन का नेतृत्व भगत सिंह द्वारा हुआ था, भगत सिंह के अंकल द्वारा हुआ था, सॉरी, भगत सिंह अंकल अजीत सिंह, कंटिन्यू टू इंस्पायर द करंट प्रोटेस्टर्स। तो वो जो कहानियां हैं आज भी जारी हैं, क्या करना? प्रेरित करना। किसको? द करंट प्रोटेस्टर्स, जो अभी के प्रोटेस्टर्स हैं, अभी के जो विरोध करने वाले किसान हैं, ये उनको वो वाली कहानियां आज भी प्रेरित करती हैं। हु रिफ्यूज टू बज, जो इस समय क्या कर रहे हैं?
जो रिफ्यूज कर रहे हैं बज करने से। व्हेन यू रिफ्यूज टू बज का मतलब आप बोल रहे हैं हम नहीं बदलेंगे अपने विचार, हम नहीं सहमत होंगे, हम नहीं मानेंगे आपकी। जो इस समय बिल्कुल अड़ गए हैं, बात नहीं मान रहे हैं सरकार की, इसमें इन देयर फाइट अगेंस्ट द यूनियन गवर्नमेंट, अपनी लड़ाई में किसके खिलाफ? यूनियन गवर्नमेंट के। अब थोड़ा सा और बताया जा रहा है, कंपैरिजन हो रहा है। यहाँ तक सबको समझ आ गया कि ये जो पगड़ी संभाल जट्टा सॉन्ग था, ये आज से 100 साल पहले जो था उस आंदोलन का गीत बना था। उस आंदोलन को उसने परिभाषित किया था, लोगों का कॉमन सेंटिमेंट, किसानों का कॉमन सेंटिमेंट उस गीत में परिभाषित हुआ था। तो अब देख रहे हैं कि एक्चुअली में किसानों को थ्रेट क्या लग रहा है, वो थोड़ी सी बात करेंगे। थ्रेट टू ओनरशिप राइट्स मालकियत को बोलते हैं। फार्मर यूनियंस पार्ट ऑफ द ऑनगोइंग प्रोटेस्ट इन दिल्ली क्लेम, किसानों की जो यूनियन है, जो कि पार्ट है चलते हुए विरोध का, दिल्ली में क्लेम, वो दावा करते हैं दैट फार्म लॉज पास्ड बाय पार्लियामेंट, की ये जो फार्म लॉज हैं जो कि पास किए गए हैं, अब ये पास्ड यहाँ पर पार्टिसिपल है, दैट वर पास्ड बाय को मैंने अब्रिज करके लिख दिया पास्ड बाय, जो कि पास किए गए थे पार्लियामेंट के द्वारा, विल अल्टीमेटली फोर्स देम, जो है अंततः आखिरकार आगे जाके उनको फोर्स करेंगे, क्या करेंगे करने के लिए? टू सेल देयर लैंड, अपना लैंड बेचने के लिए, टू कॉर्पोरेट्स को, कंपनियों को। तो किसानों को ऐसा लगता है, जो किसान यूनियन है उनको ऐसा लगता है कि ये जो फार्म लॉ है ना, ये अल्टीमेटली उनको फोर्स करेंगे कि वो अपना जो लैंड है कॉर्पोरेट्स को बेच दें। इट वॉज अ सिमिलर ग्राउज, बिल्कुल ऐसा ही कंप्लेंट था। ग्राउज इज अ कंप्लेंट, ऑब्जेक्शन, आपत्ति। तो बिल्कुल इसी प्रकार की कंप्लेंट थी, आपत्ति थी, दैट फ्यूएल्ड द फार्म प्रोटेस्ट। जब हम किसी चीज को फ्यूल देते हैं ना, तो क्या करते हैं उस सिचुएशन में? ईंधन छिड़कते हैं, आग में ईंधन छिड़कते हैं तो आग फैल जाती है। तो किसी सिचुएशन में हम फ्यूल करते हैं तो वो सिचुएशन और बदतर हो जाती है, और बुरी हो जाती है, और इंटेंस हो जाती है। तो यही वो आपत्ति थी जिसने फ्यूएल करा था फार्म प्रोटेस्ट इन 1907, 1907 में जो फार्म प्रोटेस्ट हुए थे, जब किसानों ने विरोध किया था, तो यही आपत्ति थी, किसी यही सिमिलर आपत्ति थी जो आज किसानों को, उनको लगता है कि हमारे लैंड को कॉर्पोरेट्स को बेचना पड़ेगा, यही चीज उस समय भी हुई थी। फार्मर्स फेल्ट थ्रेटेंड, फार्मर्स जो है थ्रेटेंड, उन्होंने महसूस किया, उनको डर लगा, किस बात का? बाय द कॉलोनाइजेशन एक्ट, उनको डर लगा कॉलोनाइजेशन एक्ट से, दैट दे सेड वुड रिड्यूस, जो उन्होंने कहा कि जो उनको क्या कर देगी? वुड रिड्यूस ओनर्स टू कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स, वो रिड्यूस कर देगी, वो बना देगी किसको? ओनर्स को, मालिकों को क्या बना देगी? कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स बना देगी, ठेके पे काम करने वाले लोग बना देगी, ऑन देयर ओन लैंड, अपनी ही जमीन पे। किसानों को उस समय क्या डर लगा था जब कॉलोनाइजेशन एक्ट आया था, कि ये एक्ट जो क्या करेगा, मालिक जो है अभी जमीन के, उसको क्या बना देगा? उस मालिक को उस जमीन पे काम करने वाला लेबरर बना देगा, ठेके पे काम करने वाला लेबरर बना देगा अपनी ही जमीन पे। फार्मर्स स्पेशली इन एंड अराउंड डिस्ट्रिक्ट ऑफ लियालपुर, किसान खास तौर पे जो कि लियालपुर में थे या आसपास के डिस्ट्रिक्ट में थे, जो कि अब वेस्ट पंजाब में, हु वर गिवन फॉरेस्ट लैंड, जिनको दिया गया था फॉरेस्ट लैंड ब्रिटिश के द्वारा, टू डेवलप करने के लिए, वर बीइंग टोल्ड, उनको बताया जा रहा था, वर बीइंग टोल्ड पैसिव हो गया, दैट द गवर्नमेंट विल टेक बैक द अलॉटेड लैंड अंडर द एक्ट, उनको ये बताया जा रहा था कि सरकार ले लेगी ये जो अलॉट किया गया लैंड है, जो नया कॉलोनाइजेशन एक्ट आया है उसको लागू करके सरकार उस लैंड को क्या करेगी? वापस ले लेगी। एन अनरेस्ट स्टार्टेड, तो इसके चलते क्या शुरू हुआ? अनरेस्ट। अनरेस्ट एक सिचुएशन है जहां पर क्या है, अफड़ा तफड़ी का माहौल हो जाता है, कंफ्यूजन हो जाती है, जिसके चलते लोग विरोध करना शुरू करते हैं। तो एन अनरेस्ट स्टार्टेड ब्रूइंग। हम इसको थोड़ा सा ब्रू वर्ड को अच्छे से समझते हैं। तो नॉर्मली स्टूडेंट्स, ब्रू वर्ड जो है ना, टी कॉफी से रिलेट किया जाता है। जब गर्म पानी डाल के चाय की पत्तियों में चाय बनाई जाए, कॉफी में गर्म पानी डाल के कॉफी बनाई जाए, तो ब्रू तो एक तो वो मतलब है, इफ समन ब्रूज टी, ब्रूज कॉफी, तो वो चाय बनाना गर्म पानी डाल के या कॉफी बनाना होता है। लेकिन जब हम बोलते हैं ना कोई चीज अनप्लेजेंट सिचुएशन है, जैसे यहाँ पर अनरेस्ट है, अगर वो ब्रू कर रहा है तो उसका मतलब क्या है कि वो डेवलप होना शुरू हो रहा है, वो अस्तित्व में आ रहा है। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जब अनरेस्ट जो है अस्तित्व में आने लगा, जब ये विरोध लोगों के बीच में अस्तित्व में आने लगा, जब ये नाराजगी लोगों के बीच में अस्तित्व में आने लगी, इसके खिलाफ अगेंस्ट द कॉलोनियल रूलर्स, कॉलोनियल रूलर्स उस समय कौन थे? अंग्रेज। अंग्रेजों के खिलाफ भगत सिंह फादर किशन सिंह, भगत सिंह के पिताजी किशन सिंह ने, एंड अंकल अजीत सिंह, एंड देयर रेवोल्यूशनरी फ्रेंड घसीटा राम। तो भगत सिंह के पिताजी किशन सिंह ने, अंकल अजीत सिंह ने, और उनके जो क्रांतिकारी मित्र थे घसीटा राम ने, उस समय क्या बना ली थी? हैड फॉर्म्ड, उस समय वो बना चुके थे भारत माता सोसाइटी, विद एन अल्टीमेट एम, और उसका अल्टीमेट लक्ष्य क्या था?
टू स्पार्क अ रिवोल्ट, उसका अल्टीमेट लक्ष्य था विद्रोह शुरू करना अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ। आगे बढ़ रहे, सॉन्ग दैट डिफाइंड एजिटेशन, गाना जिसने परिभाषित किया आंदोलन को। Many Punjabi singers have launched songs dedicated to the current farmers agitation. बहुत सारे पंजाबी सिंगर्स ने have launched, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, लॉन्च किया है सॉन्ग्स को। डेडिकेटेड, ये पार्टिसिपल हो गया, इसको ऐसे भी लिख सकता था, दैट आर डेडिकेटेड, विच आर डेडिकेटेड, जो कि डेडिकेटेड हैं, जो समर्पित है किसको, टू द करंट फार्मर्स एजिटेशन, जो चलते हुए फार्मर्स आंदोलन को। However, लेकिन none of these songs have so far managed to define the protest. लेकिन इनमें से कोई भी सॉन्ग जो है ना, अभी तक सक्षम नहीं रहा है, अभी तक मैनेज नहीं कर पाया है क्या करने को, परिभाषित करने को इस आंदोलन को, इस विरोध को। ओवर 100 years ago, लगभग 100 साल पहले, जस्ट आफ्टर लाला लाजपत राय एड्रेस्ड अ गैदरिंग, बिल्कुल किसके बाद, जब लाला लाजपत राय ने एड्रेस किया था, संबोधित किया था गैदरिंग को। गैदरिंग का मतलब जो लोग एकत्रित हुए थे उनको, और वो लोग कौन थे, ऑफ प्रोटेस्टिंग फार्मर्स, विरोध करते हुए फार्मर्स को जब उन्होंने एड्रेस किया था। उसके बाद कौन सी तारीख को, मार्च 3, 1907 को, बांके दयाल हैड रेड आउट हिज हिस्टोरिक कॉम्पोजिशन पगड़ी संभाल जट्टा इन फ्रंट ऑफ द असेंबली। तो तभी बांके दयाल ने जो था रीड किया था, सुनाया था ये जो ऐतिहासिक कॉम्पोजिशन था पगड़ी संभाल जट्टा का, किसके सामने, जो असेंबली यानी जो लोग एकत्रित हुए थे उनके सामने। द सॉन्ग नॉट ओनली डिफाइंड दैट एजिटेशन, सॉन्ग ने उस एजिटेशन को जो है परिभाषित ही नहीं किया था, नॉट ओनली आ गया ना, तो इस गाने ने उस एजिटेशन को, उस आंदोलन को परिभाषित ही नहीं किया था, बट हैज सिंस, परंतु वो तो तब से गॉट इम्बेडेड इन द पंजाबी साइक, वो तो तब से जो है इम्बेड हो गया। कोई चीज जब इम्बेड हो जाती है ना, तो फिक्स हो जाती है बहुत डीपली और बहुत स्ट्रांगली, दर्ज हो जाती है। तो वो तो दर्ज हो गया बहुत स्ट्रांगली और डीपली, किसमें, पंजाबी साइक में। पंजाबी साइक मतलब पंजाबी माइंड में, पंजाबी मेंटालिटी में, एज अ चैंट ऑफ रेजिस्टेंस। और वो किस तरीके से दर्ज हो गया है, पगड़ी संभाल जट्टा एक मंत्र की तरह, और वो मंत्र है किसका, रेजिस्टेंट का, मंत्र है विरोध का। किसमें, किसमें इस्तेमाल होता है ये मंत्र, इन द फाइट, उस लड़ाई में, किसमें, फॉर वंस ऑनर, व्यक्ति की मर्यादा के लिए, इवन अगेंस्ट सीमिंगली अनसरमाउंटेबल ऑड्स, भले ही वो जो लड़ाई जो है किसके खिलाफ हो, इनसरमाउंटेबल ऑड्स। इनसरमाउंटेबल का मतलब कोई वो चीज जिसको ओवरकम ना करा जा सके, जिसको हराया ना जा सके, जिसको पराजित ना करा जा सके। तो किसके, किस परिस्थिति में भी ये जो मंत्र बन गया विरोध का, ऐसी परिस्थिति में भी जिसको हराया ना जा सके या जिसमें जीता ना जा सके, तब भी ये जो है एक चैंट ऑफ रेजिस्टेंस बन चुका है। रीडिंग लॉज बिफोर प्रोटेस्टिंग, कानूनों को पढ़ना प्रोटेस्ट करने से पहले। जस्ट लाइक फार्मर्स प्रोटेस्टिंग टुडे, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे किसान जो आजकल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एक्टिविस्ट्स बैक इन 1907, कार्यकर्ताओं ने कब, 1907 में, हैड डिसाइडेड, उन्होंने निर्णय लिया था, टू फर्स्ट रीड द बिल्स, पहले बिलों को पढ़ने का, थरली, थरली का मतलब कंप्लीटली, डीपली, बिफोर प्रोटेस्टिंग, विरोध करने से पहले। स्टूडेंट्स मैं चाहूंगा कि इसको पढ़ते हुए ना दिमाग में रखो, कंपैरिजन चल रहा है कि 100 साल पहले जो आंदोलन हुआ था और अब जो चल रहा है उसमें कंपैरिजन चल रहा है। देखो शुरुआत कहाँ से हुई थी, कि किसानों को ये लगा कि उनकी जमीन जो है कॉर्पोरेट्स को बेचने लगेगी, ये अब की बात है। तब उनको लगा कि अंग्रेज जो है उनकी जमीन जो है वापस मांग रहे हैं, तो एक तरीके से उन्होंने पैरेलल ड्रॉ करा, कंपेयर कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर वो कर रहे हैं कि कैसे, जैसे अभी उस समय पे किसानों ने क्या करा था, पहले बिल को पढ़ा था विरोध करने से पहले, तो अभी भी किसानों ने क्या करा है, बिल को पढ़ा है विरोध करने से। इन हिज ऑटोबायोग्राफी, अपनी जीवनी में, और देखो बायोग्राफी जीवनी को बोलते हैं, और ऑटोबायोग्राफी वो होती है जब जीवनी व्यक्ति ने खुद लिखी हो। बायोग्राफी तो कोई और भी लिख सकता है आपकी। तो अपनी जीवनी में बरीड अलाइव, जिसका नाम था बरीड अलाइव, अजीत सिंह रोड, अजीत सिंह जी ने लिखा, दैट देयर फर्स्ट प्लान विच वॉज टू स्टडी दीज बिल्स एंड अंडरस्टैंड देम फुली, उनका पहला प्लान था इन बिलों को अच्छे से पढ़ना और अच्छे से समझना पूर्ण रूप से। दस, वी स्टडीड द बिल्स, और इसीलिए हमने बिल्स को पढ़ा इन डिटेल, विस्तार पूर्वक, एंड फुली अक्वेंटेड आवरसेल्व्स, और अपने आप को फेमिलियर किया, अवेयर करा, परिचित करा उन बिलों से, विद द इम्प्लीकेशंस, इम्प्लीकेशंस कॉन्सिक्वेंसेस को बोलते हैं, रिजल्ट्स को बोलते हैं। हमने अपने आप को परिचित किया कि क्या परिणाम होंगे इन एक्ट्स के, ये जो पास करी है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, एंड देयर डेट्रीमेंटल इफेक्ट, और उनका जो हार्मफुल इफेक्ट होगा किस पे, पेजेंट्री पे, पेजेंट्री का मतलब किसान वर्ग पे। तो अजीत सिंह ने अपनी किताब में लिखा कि हमने भी क्या करा, बिलों को पूर्ण रूप से पढ़ा,
अपने आप को परिचित करा बिलों से, अवेयर करा, ये देखा कि उनके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे अगर वो पास होते हैं, किस पे, किसानों पे। विद प्रोटेस्ट सिमरिंग इन पंजाब। तो ये सिमर वर्ड को पहले हम देख लेते हैं। देखो सिमरिंग, इफ समथिंग इज सिमरिंग, ज्यादातर ये लिक्विड्स के लिए यूज होता है। तो या तो वो बिल्कुल बॉइलिंग पॉइंट पे है चीज, या बॉइलिंग पॉइंट से बिल्कुल पहले, यानी या तो वो उबाल पे है या उबाल आने वाला है उसमें। तो जब हम बोलते हैं ना प्रोटेस्ट सिमर कर रहे थे पंजाब में, जब तो प्रोटेस्ट सिमर कर रहे थे मतलब कि जो विरोध था ना, बिल्कुल बॉइलिंग पॉइंट के करीब था। कभी भी किसी भी समय जो है एकदम से कुछ भी भड़क सकता था, दंगे भड़क सकते थे, आंदोलन भड़क सकता था, ऐसा कुछ भी हो सकता था। तो जिस समय पे प्रोटेस्ट सिमर कर रहे थे पंजाब में, फार्मर एक्टिविस्ट जो किसान कार्यकर्ता थे, वुड ऑर्गेनाइज मीटिंग्स। वो क्या किया करते थे, वुड यहाँ पर जो है किया करते थे, यूज्ड टू की वॉइस रखता है। वो क्या किया करते थे, ऑर्गेनाइज करा करते थे मीटिंग्स। कहाँ पे, डिफरेंट सेंटर्स में, इन लाहौर, लाहौर में, फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग, सुबह से शाम तक। तो उस समय बता रहे हैं जिस समय पे पंजाब में बिल्कुल जो थे प्रोटेस्ट जो बिल्कुल बॉइलिंग पॉइंट पे आने वाले थे, तो उस समय पे एक्टिविस्ट क्या करा करते थे, मीटिंग करा करते थे लाहौर में सुबह से शाम तक। दोज मीटिंग्स वर एड्रेस्ड मोस्टली बाय किशन सिंह। वो मीटिंग जो है संबोधित की जाती थी, पैसे वर एड्रेस्ड ज्यादातर किसके द्वारा, किशन सिंह के द्वारा एंड घसीटा राम जी के द्वारा। एंड एक्टिविस्ट वर सेंट टू लयालपुर, और एक्टिविस्ट को लयालपुर भेजा जाता था, लयालपुर डिस्ट्रिक्ट भेजा जाता था, क्या करने के लिए, टू एक्सप्लेन टू द पब्लिक, एक्सप्लेन करने के लिए पब्लिक को, क्या, द हार्म, वो नुकसान, दीज मेजर्स वुड डू टू देम, जो ये एक्ट्स उनके लोग करेंगे, वो नुकसान जो एक्ट्स जो उनको पहुंचाएंगे। एपी सेंटर क्या होता था प्रोटेस्ट का। अब जैसे एपी सेंटर वर्ड स्टूडेंट्स आपने जो है अर्थक्वेक के लिए सुना होगा कि एपी सेंटर वो जगह है जहां से अर्थक्वेक जो है ओरिजिनेट करता है। तो दो वर्ड्स पढ़ेंगे, एक नर्व सेंटर और एपी सेंटर, कंपेयर कीजिएगा। तो वाइल पंजाब एंड हरियाणा हैव इमर्ज्ड एज द नर्व सेंटर ऑफ दीज प्रोटेस्ट, जैसे कि पंजाब और हरियाणा जो है वो उत्पन्न हुए हैं, बन के उभरे हैं क्या, नर्व सेंटर, इन प्रोटेस्ट के जो आजकल चल रहे हैं। तो नर्व सेंटर किसको बोलते हैं, जहां से कोई चीज कंट्रोल होती है, जहां से कोई आंदोलन कंट्रोल होता है। तो ये कंट्रोल कहाँ से हो रहे हैं आंदोलन, पंजाब और हरियाणा से हो रहे हैं। द एपी सेंटर ऑफ 1907 एजिटेशन, लेकिन जो एपी सेंटर था ना, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था, या जहां मैं बोल सकता हूँ जहां पर इंटेंसिटी सबसे ज्यादा थी आंदोलन की, 1907 के आंदोलन की, वो कौन था, वो लयालपुर में था। तो कंपेयर कीजिए, एपी सेंटर वो एरिया है जहां पर किसी चीज की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नर्व सेंटर वो जगह है जहां से कोई चीज कंट्रोल होती है, कोई आंदोलन कंट्रोल होता है, ऐसा समझना। अजीत सिंह रोड, अजीत सिंह ने लिखा अपनी किताब में, आई चोज लयालपुर, मैंने लयालपुर चुना, लयालपुर डिस्ट्रिक्ट चुनी, एज आर सेंटर, बतौर अपने सेंटर के, फॉर एजिटेशन, एजिटेशन के लिए, आंदोलन के लिए, बिकॉज, क्योंकि, ऑफ इट बीइंग अ नियरली डेवलप्ड एरिया, क्योंकि वो एक लगभग जो था, एक नियरली डेवलप्ड एरिया था, लगभग एक डेवलप्ड एरिया था। इट हैड पीपल, उसमें लोग थे, फ्रॉम ऑलमोस्ट ऑल पार्ट्स ऑफ पंजाब, लगभग पंजाब के सारे हिस्सों से, एज ऑल्सो रिटायर्ड मिलिट्री पीपल, और वहां पर रिटायर्ड मिलिट्री पीपल भी थे। रिटायर्ड मिलिट्री पीपल थॉट कुड बी यूजफुल, तो उन्होंने सोचा रिटायर्ड मिलिट्री पीपल जो थे वो मददगार हो सकते थे, इन ब्रिंगिंग अबाउट अ रिवोल्ट, इसमें एक रिवोल्ट लाने में, रिबेलियन लाने में, विद्रोह पैदा करने में, किसमें, आर्मी में। तो उनका ये इरादा था कि लियालपुर में अगर हम करेंगे ना, स्टार्ट करेंगे, या लियालपुर को इम्पोर्टेंट अगर हम एरिया बनाएंगे एजिटेशन का, तो वहां पर आर्मी को भी इंक्लूड करने का क्या था उनका इरादा था। अमेंडमेंट टू पैसिफाई एजिटेशन, अमेंडमेंट का मतलब होगा संशोधन, पैसिफाई करने का मतलब जब हम किसी को पैसिफाई करते हैं तो उसको शांत कर देते हैं, कोई आपसे नाराज है, जब उसको पैसिफाई कर रहे हो तो उसकी बात मान के उसको शांत कर दिया, एजिटेशन हो गया आंदोलन। तो संशोधन, आंदोलन को शांत करने के लिए, क्या बात हो रही है इसमें। अनदर इंटरेस्टिंग पैरेलल इज दैट, पैरेलल मैंने बताया ना, कंपैरिजन हो रहा है, तो कंपैरिजन में पैरेलल वो चीज है जो सिमिलर है, बराबर है। तो एक और चीज जो सिमिलर है वो क्या है, ब्रिटिश हैड मेड माइनर अमेंडमेंट इन द लॉज, ब्रिटिश ने माइनर संशोधन करे थे कानून में, आफ्टर सीइंग द रिजेंटमेंट इन पब्लिक, पब्लिक में रिजेंटमेंट देख के, रिजेंटमेंट कटुता को बोलते हैं, गुस्से को बोलते हैं। तो ब्रिटिश ने क्या करा था, माइनर संशोधन करा था। द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट टू, नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने भी, सीम्स विलिंग, वो भी जो है कैसी प्रतीत हो रही है, विलिंग, विलिंग मतलब इच्छुक, टू कंसिडर ट्वीकिंग, और वो कंसिडर कर रहे हैं क्या, ट्वीक करना। जब हम किसी चीज को ट्वीक करते हैं, उसको एडजस्ट करते हैं, अडेप्ट करते हैं, अनुकूल बनाते हैं, तो नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट भी है ना, वो कैसी प्रतीत हो रही है कि वो इच्छुक है ट्वीक करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए, किसको, फार्म लॉज को,
टू पुट अ लिड ऑन द ऑनगोइंग प्रोसेस। जब हम किसी चीज पे लिड पुट करते हैं ना, तो उसको वर्स होने से, बदतर होने से रोकने की कोशिश करते हैं, खराब होने से रोकने की कोशिश करते हैं। तो मोदी गवर्नमेंट भी जो है इच्छुक नजर आ रही है एडजस्ट करने के लिए फार्म लॉस को, इस जो चलते हुए प्रोटेस्ट को रोकने के लिए। मीनिंग आपके सामने है, स्क्रीन रोक के आप नोट डाउन कर लेंगे। इन हिज आर्टिकल पब्लिश्ड इन द डेली पीपल इन 1931, अपने आर्टिकल में जो प्रकाशित हुआ था डेली पीपल में 1931 में, भगत सिंह ने लिखी थी के बाद, दैट अ पब्लिक मीटिंग वाज कॉल्ड इन लियालपुर ऑन मार्च 3 1907, कि लियालपुर में एक पब्लिक मीटिंग बुलाई गई 3 मार्च 1907 को। अकॉर्डिंग टू भगत सिंह के अनुसार, जस्ट बिफोर दिस मीटिंग, बिल्कुल इस मीटिंग से तुरंत पहले, लाला जी टोल्ड अजीत सिंह, लाला लाजपत राय ने अजीत सिंह को बोला, दैट गवर्नमेंट हैज मेड सम अमेंडमेंट्स इन द कॉलोनी एक्ट, गवर्नमेंट ने कुछ संशोधन करे हैं कॉलोनी एक्ट में। इन द गैदरिंग, गैदरिंग को मीटिंग समझ लीजिए, मीटिंग में, वाइल थैंकिंग द गवर्नमेंट, सरकार का धन्यवाद देते हुए इस अमेंडमेंट के लिए, फॉर दिस अमेंडमेंट, वी शुड रिक्वेस्ट, हमें जो है निवेदन करना चाहिए गवर्नमेंट को, टू कैंसल द होल लॉ, पूरे लॉ को कैंसिल करने के लिए, ये लाला जी ने बात बोली। हाउएवर अजीत सिंह मेड इट क्लियर, लेकिन अजीत सिंह ने ये बात स्पष्ट कर दी। मेड इट क्लियर का मतलब, उन्होंने ये बात स्पष्ट कर दी लाला जी को, दैट द एजेंडा, की जो उद्देश्य है मीटिंग का, वॉज टू इंस्पायर द पब्लिक, वो प्रेरित करना है लोगों को, टू स्टॉप पेइंग एग्री टैक्सेस, की वो एग्री टैक्सेस, एग्रीकल्चर में दिए जाने वाला कर देना बंद कर दे। तो कहने का मतलब है कि लाला जी को तो ये लगा कि भाई ये जो आंदोलन है ये कॉलोनी एक्ट के खिलाफ है और सरकार कॉलोनी एक्ट में संशोधन कर रही है, तो हमें सरकार का धन्यवाद देना चाहिए और ये उनसे इल्तिजा करनी चाहिए कि भाई एक काम करो, आप पूरी एक्ट को रद्द कर दो। लेकिन अजीत सिंह का तो इरादा कुछ और ही था। वो तो ये कह रहे थे कि भाई हमने तो क्या करना, हमने तो लोगों को बोलना है कि एग्रीकल्चर टैक्स देना बंद कर दो। अजीत सिंह राइट्स इन हिज बायोग्राफी, अजीत सिंह अपनी बायोग्राफी में लिखते हैं, लाला जी वॉज फर्स्ट हेजिटेंट, लाला जी पहले जो थे ना हिचकिचाए, इन एड्रेसिंग द मीटिंग, संबोधित करने में जो गैदरिंग आई हुई थी उनको, बट पीपल शाउटेड, लेकिन लोगों ने चिल्लाया, दैट दे वर एंशियस टू लिसन टू, लाला जी की बहुत उत्सुक थे, एक्साइटेड थे उनको सुनने के लिए। सीइंग द पब्लिक एंथुजियाज्म, लोगों का ये एंथुजियाज्म, ये एनर्जी देख के, ही मेड वन ऑफ हिज फाइनेस्ट स्पीचेस, उन्होंने अपनी जो फाइनेस्ट स्पीचेस थी उनमें से एक दी, फुल ऑफ एलोक्वेंस, और उनकी स्पीच जो थी एलोक्वेंस से भरी हुई थी। एलोक्वेंस क्या है? एलोक्वेंस एक क्वालिटी है, जब आप फ्लुएंसी से, धारा प्रवाह तरीके से कोई स्पीच देते हैं और वो स्पीच ऐसी होती है, बहुत कन्विंसिंग होती है, लोग उससे बहुत प्रभावित होते हैं, तो उनकी स्पीच इससे भरी हुई थी और स्पिरिट से भरी हुई थी। स्पिरिट का मतलब एनर्जी, करेज, यानी कि बस आप ऐसा समझ लो कि जब आप जो बात बोल रहे हो ना, और वो आपकी बॉडी लैंग्वेज से नजर आ रही है, आपकी आंखों में नजर आ रही है अगर सुनने वाले को, तो आप बोलेंगे कि आप किससे बोल रहे हो, स्पिरिट से बोल रहे हो, फील करके किसी चीज को बोल रहे हो। अजीत सिंह हैड नोटेड, अजीत सिंह ने ये नोट किया था पहले, अर्लियर, दैट लाला जी वॉज नॉट विलिंग टू ज्वाइन द एजिटेशन, लाला जी जो थे इच्छुक नहीं थे आंदोलन से जुड़ने के लिए, बेस्ड ऑन द अजम्पशन, इस अजम्पशन पे आधारित, ये बात मान के, दैट दिस वाज नॉट लिमिटेड टू फार्म अनरेस्ट, की ये जो है ना सिर्फ फार्म अनरेस्ट से रिलेटेड नहीं है ये आंदोलन, सिर्फ ये जो किसानों से और फार्मर से रिलेटेड नहीं है ये आंदोलन। दिस ही हैड नोटेड, और ये बात उन्होंने नोट की थी, वॉज ट्रू, सत्य थी, एज द रियल एम ऑफ द मूवमेंट, क्योंकि जो असली एम था, उद्देश्य था मूवमेंट का, वॉज टू इग्नाइट अ रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश, वो था आंदोलन शुरू करना, आंदोलन को चिंगारी देना, किसके खिलाफ? ब्रिटिश के खिलाफ। द स्टार्क डिफरेंस, अब अभी तक तो कंपैरिजन हो रहा था, अब है डिफरेंस, अभी तक तो सिमिलैरिटी दिखा रहे थे, अब है स्टार्क डिफरेंस। स्टार्क का मतलब कंप्लीट ऑपोजिट क्या बात थी। द फार्मर एजुटेशन दिस ईयर हैज रिमेन्ड लार्जली नॉन वायलेंट, जो फार्मर एजुटेशन जो इस वर्ष रहा है वो कैसा रहा है? वो पूर्णतः नॉन वायलेंट रहा है, उसमें अहिंसा दिखी है, कोई हिंसा उसमें नहीं दिखी। द ब्रिटिश हाउएवर हैड टू फेस वायलेंस, लेकिन ब्रिटिश सरकार को क्या झेलनी पड़ी थी? उनको तो वायलेंस झेलनी पड़ी थी। कब? 1907 में। देयर वर राइट्स, दंगे हुए थे, कहाँ पे? रावलपिंडी में, गुजरावाला में और लाहौर में। ब्रिटिश पर्सनल वर मैन हैंडल, जो ब्रिटिश पर्सनल थे, पर्सनल का मतलब गवर्नमेंट सर्वेंट हो गए, कर्मचारी हो गए, उनको मैन हैंडल करा गया। मैन हैंडल का मतलब उनका धक्का मुक्की हुई, अभद्र व्यवहार हुआ, खींचतान हुई, गिराया पटका गया उनको। मड वॉज फ्लंग एट देम, उन पे कीचड़ उछाला गया, मड वॉज फ्लंग। ऑफिसेज एंड चर्चेज वर बर्न, सारे पैसिव एक्सप्रेशन है, देखो, वॉज फ्लंग, वर बर्न्ड, ऑफिस जलाए गए, चर्च जलाए गए, टेलीग्राफ पोल्स एंड वायर्स कट, और टेलीग्राफ पोल उखेड़ दिए गए, तारें काट दी गई।
इन मुल्तान डिवीजन में रेलवे वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक, रेलवे कर्मचारी स्ट्राइक पे चले गए। एंड द स्ट्राइक वॉज कॉल्ड ऑफ, और स्ट्राइक जो है खत्म की गई ओनली व्हेन द एक्ट्स हैड बीन कैंसल, तब जब एक्ट कैंसिल कर दी गई तभी ये स्ट्राइक खत्म की गई। तो ये फर्क बता रहे कि अभी आंदोलन में और पुराने आंदोलन में, इससे पहले क्या था, सिमिलैरिटी दिखा रही थी कि अभी आंदोलन और पुराने आंदोलन में क्या सिमिलैरिटी थी। अब बता रहे ऑपोजिट बात क्या थी कि वो आंदोलन जो था वायलेंट था, ये आंदोलन वायलेंट नहीं। द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, पुलिस के सुपरिटेंडेंट फिलिप्स इन लाहौर वॉज बीटन बाय राइटर्स, और जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की तो पिटाई कर दी, वॉज बीटन, पिटाई कर दी गई थी, किसके द्वारा, दंगइयों द्वारा, राइटर्स। राइट दंगे को बोलते हैं, राइटर हो गया दंगई। ब्रिटिश सिविल सर्वेंट सेंड देयर फैमिलीज टू बॉम्बे, ब्रिटिश सिविल सर्वेंट ने अपने परिवारों को बॉम्बे भेज दिया। एंड शिप्स वर चार्टर्ड, चार्टर्ड मतलब हायर्ड, और शिप्स जो है हायर की गई, क्या करने के लिए, टू टेक देम टू इंग्लैंड, उनको इंग्लैंड ले जाने के लिए। इफ द सिचुएशन गॉट वर्स, अगर सिचुएशन जो है और बदतर हो, तो ऐसे में जो है अंग्रेजों ने, अंग्रेज सिविल सर्वेंट्स ने तो शिप्स तक हायर कर ली थी कि भाई हमारे परिवारों को कहाँ भेज दिया, इंग्लैंड भेज दिया। सम फैमिलीज वर ट्रांसफर टू फोर्ट्स, कुछ फैमिली को ट्रांसफर किया गया, पूरा पैसे में देखो, कहाँ कहाँ ट्रांसफर किया गया, किलो में। रोड अजीत सिंह, ये बात अजीत सिंह ने अपनी किताब में लिखी। ही फर्दर रिकॉर्डेड, उन्होंने और बात जो रिकॉर्ड करी अपनी किताब में वो क्या था, जनरल लॉर्ड किचनर गॉट टेरिफाइड, जो लॉर्ड किचनर थे वो टेरिफाइड, गॉट टेरिफाइड मतलब बहुत ज्यादा दहशत हो गई उनको, डर गए। सिंस, क्योंकि पिजेंट्री वॉज बिकमिंग रिबेलियस, क्योंकि पिजेंट्री किसान वर्ग में भी अब क्या नजर आ रहा था, विद्रोह नजर आ रहा था। मिलिट्री एंड पुलिस वर अनरिलायबल, और मिलिट्री और पुलिस जो है अनरिलायबल हो गई थी, यानी अब वो विश्वास के पात्र नहीं बचे, तो उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता था। जॉन मॉर्ले, देन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, मॉर्ले जो उस समय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे इंडिया के लिए, मेड अ स्टेटमेंट इन द हाउस ऑफ कॉमन्स, उन्होंने हाउस ऑफ कॉमन्स, वहां की संसद जो है उसमें एक स्टेटमेंट पास की, दैट इन ऑल 33 मीटिंग्स टुक प्लेस, इन ऑल का मतलब समय कुल मिला के, ऑल टुगेदर, कुल मिला के 33 मीटिंग्स जो हुई थी पंजाब में, आउट ऑफ विच 19 वर एड्रेस बाय सरदार अजीत सिंह, जिनमें से 19 को सरदार अजीत सिंह ने संबोधित किया था। बेसिकली वो ये बताना चाह रहे थे कि सरदार अजीत सिंह का कितना बड़ा रोल था उस आंदोलन में। दैट इंक्रीज इन लैंड रेवेन्यू वाज नॉट द कॉज ऑफ दिस अनरेस्ट, और उन्होंने ये भी बात बोली कि जो बढ़त हुई है लैंड रेवेन्यू में, वो कारण नहीं था विद्रोह का, विरोध का, मतलब वो कहना चाह रहे थे बेसिकली उनका विद्रोह विरोध तो अंग्रेज सरकार के खिलाफ था बेसिकली। इट वॉज विद अ व्यू टू फिनिशिंग ब्रिटिश रूल, विद अ व्यू टू, जिरन पढ़ते हुए आपने पढ़ा हुआ, विद अ व्यू टू मतलब के इरादे से, के नजरिए से। वो विद्रोह तो किस नजरिए से था, फिनिशिंग ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश रूल को खत्म करने के नजरिए से, फिनिशिंग जिरंड, विद अ व्यू टू के बाद हमेशा जिरंड का इस्तेमाल, तो किस नजरिए से था, ब्रिटिश रूल को खत्म करने के नजरिए से था, किसमें, इंडिया में। दैट इट वाज बीइंग यूज्ड एज अ पॉलिटिकल स्टंट, और वो जो किसान आंदोलन था उसको तो इस्तेमाल किया जा रहा था एक पॉलिटिकल स्टंट के रूप में। तो क्या यहाँ पर हमारा ऑथर ये बोलना चाह रहा है कि जो आज फार्म प्रोटेस्ट हो रही है ये भी एक पॉलिटिकल स्टंट है? ये इन्फ्लुएंस वाली बातें हैं, देखो ये बोल नहीं सकते है ना। द रिजल्ट ऑफ ऑल दिस एजिटेशन वॉज दैट, तो जो नतीजा था इस आंदोलन का वो क्या था, ऑल द 3 बिल्स वर कैंसल्ड, तीनों बिल जो क्या हो गए थे, कैंसल कर दिए गए थे, वर कैंसल्ड पैसिव, रोट अजीत सिंह, ये बात अजीत सिंह ने अपने किताब में लिखी। ठीक है, तो इंटरेस्टिंग आर्टिकल था, रीडिंग के लिए भी अच्छा था, वर्ड्स भी अच्छे अच्छे मिल गए, और एक पैरेलल ड्रॉ हो गया, कंपैरिजन हो गया कि 100 साल पहले जो एक किसान आंदोलन हुआ था उसका कंपैरिजन आज के किसान आंदोलन से हो गया, क्या सिमिलैरिटी थी और क्या फर्क थे वो भी आपने देख लिया। अलग अलग पेजेस पे वर्ड लिखे हुए मिल रखे हैं आपको, तरीका आपको पता है, रिपीट करके देखो वीडियो, पेज स्लाइड रोक रोक के वर्ड अपनी वोकैब में ऐड करो। ठीक है, तो इसी तरीके के एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल के साथ हम फिर मिलेंगे। मेरी तरफ से इस आर्टिकल में इतना ही।